जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, तो मोटा मोटा बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे काम करती हैं, साथ ही साथ में क्या क्या कंपोनेंट हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के, और कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। और इसमें एक मेन सेक्शन है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको जरूर करें आप। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस बताई हैं, लगभग 10-12 के करीब होगी, तो उन रिएक्शनों को जरूर करें क्योंकि वो रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उनको जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन तो क्या है? केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल, घरों में दूध आता है सभी के यहाँ, तो घरों में जब दूध या नॉर्मली दूध लाता है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाकर वो लाता है। तो इस प्रकार से जो उसमें पानी मिला रखा है वो कैसा चेंज है? वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। बट जब हम उस दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिला देते हैं या कुछ चीज मिला देते हैं तो उससे क्या होता है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, यानी दही बन जाता है उससे, जिसको वापस दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को रिवर्ट बैक ना कर सकें या पीछे वापस ना ले जा सके, ऐसे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल प्रोसेस। और उसी का जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, जरा देखें ध्यान से। तो केमिकल रिएक्शन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू substance with the help of existing one, existing substance is called chemical रिएक्शन। ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? मेन चीज है कि इसमें कुछ नया बनना चाहिए। जैसे कि हमने क्या करा, पानी में नमक घोल दिया, तो पानी में नमक घोलना कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, दूध के अंदर हमने क्या डाला? दूध के अंदर हमने डाला थोड़ा सा दही, हल्का सा दही डाला, तो उसके बाद हमने कुछ देर बाद देखा तो वो पूरी तरीके से हमारा जो दूध था वो कन्वर्ट हो गया दही के अंदर। यानी ये एक ऐसा चेंज हुआ जो नॉन रिवर्सिबल चेंज है। तो इस पर्टिकुलर प्रकार के चेंज को, या इस पर्टिकुलर प्रकार के चेंज को हम किस प्रकार से देखेंगे कि ये होगा हमारा कैसा चेंज? केमिकल चेंज होगा। और इस प्रकार की प्रोसेस को जिसमें ये चेंज होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी केमिकल रिएक्शन क्या है। हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? हाँ जी, केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? अब जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं, कि हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाकर हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी। अब जगह जगह अंगीठी लेके थोड़ी नहीं जाएंगे हम, तो भाई कि देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इस तरीके से नहीं दिखाएंगे हम। ठीक है ना। अब जैसे कि हमने दूध में दही डाला थोड़ा सा, अब क्या उसको आंख खोल के देखेंगे ऐसा करके, देखो दूध से दही जम रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस प्रकार की चीजों को हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको कहीं हम देख नहीं सकते होता हुआ। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इन प्रोसेसेस को हम राइटिंग में लिखते हैं या सिंबल्स में लिखते हैं इन प्रोसेसेस को।
इन प्रोसेसेस को, जैसे अभी मैंने बताया कि कोयले को जलाकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या दही बना रहे हैं हम दूध से, तो इन प्रोसेसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं और जब हम उनको राइटिंग में लिखते हैं तो वही जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस रिप्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो जरा इसकी डिफाइन देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन की क्या डिफाइन है। केमिकल इक्वेशन की क्या डिफाइन है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation। तो किस नाम से जानेंगे हम? केमिकल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। तो जैसे मैं दिखाऊंगा उसे प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए हम दिखाएं यहां केमिकल रिएक्शन, अगर हम दिखाएं तो केमिकल रिएक्शन क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अब कोयला क्या होता है जानते हैं सभी, क्या चीज होती है कोयला? कार्बन होता है। तो कोयले का जलना जो है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसको दिखाएं कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करें इसको? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भैया कार्बन ले लिया और कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। किससे? ऑक्सीजन से। आपको पता है O2 की फॉर्म में मिलता है ऑक्सीजन। करने के बाद क्या फॉर्म होगा? करने के बाद फॉर्म होगा CO2 और साथ में क्या निकलेगी? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, मतलब आप खाना वाना भी बना सकते हैं, इतनी हीट निकलेगी इसमें। तो ये है आपका कार्बन, ऑक्सीजन जब जलाया हमने तो क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कुल मिला के ये है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन। और इसी को जब हमने सिंबल में रिप्रेजेंट करा तो ये क्या कहलाया? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाया? केमिकल इक्वेशन। समझ वाली बात? ये एक एग्जांपल था कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है और केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। तो समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम। मिटा दो, चलिए मिटा रहे हैं। हाँ जी, तो अब मैं कुछ जरा 2-4 एग्जांपल से समझा दूं कहां कहां आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं, कहां कहां आप केमिकल रिएक्शन उन देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं केमिकल रिएक्शंस के, क्या मतलब जहां हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल। नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। नंबर 2 पर राइपिंग ऑफ फ्रूट, राइपिंग ऑफ फ्रूट, फूड ऑफ उसका फलों का पक जाना, राइपिंग ऑफ फ्रूट। तीसरे नंबर पर कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क। ठीक है जी। नंबर 4 पर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने 3-4 बताए खाली। ठीक है ना। तो अब आती है बारी कि अभी हमने जो पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या चीज है। केमिकल रिएक्शन मेन तौर पर होने वाली केमिकल प्रोसेस है और उसी को जब हम दिखाते हैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या चीज होता है? वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के पार्ट, केमिकल इक्वेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। यहां पर है कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट मतलब कितने पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट है रिएक्टेंट, क्या होता है रिएक्टेंट। दूसरा होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट। और तीसरा होता है इंफॉर्मेटिव रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और तीसरा होता है इंफॉर्मेटिव। तो जैसे कि आपसे कहूं मैं कि भाई चाय बना के दिखाओ, तो चाय कैसे बनाओगे आप? चीनी लोगे, चाय पत्ती लोगे, थोड़ा सा दूध डालोगे और उसको आप किस पर रख दोगे? गैस पर रख दोगे, ठीक है जी। तो क्या चाय बन जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चीनी, चाय पत्ती सब कुछ मिलाकर हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उसको हीट भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब जाके कहीं हमें एक कप चाय मिलेगी, ठीक है ना। एक कप हमें चाय मिलेगी। देखी होगी बनती हुई कई बार, ठीक है। नहीं देखी हो तो एक बार जाए अभी अपने घर पर ही होंगे आप, वहां जाके बनवा सकते हैं चाय और देख सकते हैं कैसे बनती है चाय, ठीक है जी। तो चाय बनाते हैं, चलो। तो नेक्स्ट है, यहां पर हमने क्या लिया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? जो हमने पहले सब्सटेंस लिया था, जैसे कि हमने ली थी चाय पत्ती, टी लीव्स, साथ में थोड़ा सा वाटर लिया था, थोड़ी सी शुगर ली थी, साथ में हमने थोड़ी सी इसमें क्या दी थी? गैस जलाई थी, मतलब हीट दी थी। तो थोड़ी सी हीट दे दी हमने, और लास्ट में क्या बनना है हमारा? लास्ट में देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ये देखो चाय बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ धुआं भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक कप चाय बन गई। ये क्या है? प्रोडक्ट है। कहानी समझ आ रही है? तो हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ी? रिएक्टेंट, बीच में इंफॉर्मेटिव सी बता रहे थे एक्चुअली में चाय बन कैसे रही है। तो अब इसके एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। रिएक्टेंट क्या चीज है, इंफॉर्मेटिव क्या चीज है, और प्रोडक्ट क्या चीज है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, हाँ, रिएक्टेंट होता है सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले का सब्सटेंस, यानी रिएक्शन होने से पहले का सब्सटेंस। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। और इंफॉर्मेटिव क्या है? ये कुछ सिंबल होते हैं जो हमें बताते हैं कि रिएक्शन में चल क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। मतलब जैसे गैस चल रही है। तो इंफॉर्मेटिव क्या है? दीज आर द सिंबल्स विच tells us about the processing of reaction। रिएक्शन कैसे हो रही है उसके बारे में जानकारी हमें देते हैं। हमने पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के। पहला था रिएक्टेंट, दूसरा था प्रोडक्ट, और तीसरा था इंफॉर्मेटिव। 1 2 3, तो 3 कंपोनेंट थे हमारे किसके? केमिकल रिएक्शन के। तो यहां पर हमें करना क्या है? जो हमारे इंफॉर्मेटिव्स हैं, इंफॉर्मेटिव क्या होते हैं? ये विशेष सूचना देने वाले कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन में कहीं कहीं बीच बीच में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करें, जर्नल इंफॉर्मेटिव है। तो इसमें आते हैं जनरल इंफॉर्मेटिव में, जैसे कि एरो, एक डबल एरो आता है इस तरीके से, एक अपर एरो आता है और एक डाउन एरो आता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार के एरो से जो इंडिकेशन होता है वो होता है कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट आयोनाइजेशन इस प्रकार के एरो से होता है इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन।
तो इसका मतलब क्या है कंप्लीट आयनाइजेशन और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन का? इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही है और जितना भी रिएक्टेंट है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, यानी कुल मिला के पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, CaO प्लस H2O, तो इससे बनेगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। अब क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, एक ही तरफ जा सकती है, यानी पूरी के पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का एरो यूज करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो फॉरवर्ड जाने के बाद बैकवर्ड भी जा सकती है। जैसे कि एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, जिसमें हमारा एक एसिड बनता है, जिस एसिड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है आपका? वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड में। तो ये रिएक्शन हमने नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स में देखी है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोनिक एसिड के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना होता है, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना होता है। और दोबारा से अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो CO2 और H2 में, तो हम इसके टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ला सकते हैं। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। इसके बाद जो अपर एरो हम इस्तेमाल करते हैं, अपर एरो हम इस्तेमाल करते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो सेल्फ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी अपने आप से वो हवा में मिल जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल सब्सटेंस से दिखाते हैं। कैसी सब्सटेंस? जो वोलेटाइल, जैसे गैसेस होती हैं वोलेटाइल होती हैं, कुछ लिक्विड्स भी वोलेटाइल होते हैं, जैसे हम बात करें पेट्रोल है और केरोसिन ऑयल है, वो वोलेटाइल सब्सटेंस है। और सॉलिड में हम बात करें तो कैम्फर है हमारा, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब कैसे हैं? ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस यानी सेल्फ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, ठीक है ना? तो खुद से डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंसेस के ऊपर हम लगा सकते हैं क्या? अपर एरो। जैसे कि एक मैं रिएक्शन दिखा दूं सिंपल, कि मैंने एक CaCO3 लिया, इसको मैंने गर्म करा। क्या करा? गर्म करने के बाद यहाँ पर दो चीज निकली, एक तो निकला CO2 और साथ में निकला आपका CaO। क्या निकला? CO। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अप एरो लगा सकते हैं, यानी ऊपर का एरो लगा सकते हैं, दिखाने के लिए कि ये सब्सटेंस कैसा बना है, हमारा वोलेटाइल बना है। ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। और लास्ट में जो डाउन एरो होता है वो शो करता है किसको? डाउन एरो शो करता है प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट या शॉर्ट में इसको PPT बोलते हैं। तो PPT क्या होता है? PPT होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक कोई न्यूली फॉर्म अगर सॉलिड सब्सटेंस कोई बनना है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर के, तो उस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दूध में जब गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा हम वो डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, तो दूध फट जाता है और एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, जिसको पनीर के नाम से, चीज के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठा है, इस सॉलिड सब्सटेंस को हम किस नाम से जानेंगे? प्रेसिपिटेट के नाम से जानेंगे। तो प्रेसिपिटेट की मैं डिफाइन यहीं लिख देता हूं, प्रेसिपिटेट की डिफाइन यहीं लिख देता हूं, न्यूली फॉर्म्ड solid substance in the chemical reaction is called precipitate, is called एक रिएक्शन में दिखा रहा हूं उसकी करके,
तो बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन के रूप में बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। तो यहाँ पर दिखाते हैं हम PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स KnO3 और साथ में PbI2 तो रिएक्शन बैलेंस एकदम। तो यहाँ पर ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो हमारा बना है ये बना है लेड आयोडाइड। क्या बना है, लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का पीपीटी है। क्या है, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी बना है। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ जनरल इंफॉर्मेटिव बताए हैं, इनको नोट डाउन करें फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। किसी का छूट जाया करे तो पॉज करके लिख लिया करो। हाँ जी, तो ये थे हमारे कुछ जनरल इंफॉर्मेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव ऑफ एनर्जी, इंफॉर्मेटिव ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लिए सिंपल एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एरो के ऊपर वो एनर्जी हम लिख देते हैं। जैसे कि हम बात करें CaCO3, तो इसको अगर हम CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट सब जानते हैं एक्सेल होता है, चौक में भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करने पर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं डेल्टा का साइन बनाकर, तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलती है क्या, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी थोड़ी देर पहले भी रिएक्शन कराई थी मैंने। इसके अलावा और भी चीजें हैं, और भी रिएक्शन है जिसमें हम दिखा सकते हैं एनर्जी, जैसे कि वाटर होता है, वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इसके दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, S2 और साथ में O2। अभी आगे जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई जाएगी तो उसमें इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला है तीसरा है, पहला हीट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तीसरा है सोलर रेडिएशन। या इसको सामान्य तौर पर हम सनलाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट। तो कुछ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे कि AgCl को हम अगर सनलाइट में अगर दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो हमें मिलता है Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पर अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है रिएक्शंस को करने के लिए, ठीक है ना। अभी जब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा मैं कि किस वाले कंपोनेंट पर या किस वाले एलिमेंट पर कौन सा एनर्जी लगेगा। जैसे कि अगर सिंपल बताएं हम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए हीट लगता है, और जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो ये डिपेंड करेगा किस प्रकार का मेटल या किस प्रकार का एलिमेंट हमारा कंपाउंड में मौजूद है, तो उसके हिसाब से हमें एनर्जी लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेटिव ऑफ एनर्जी के बारे में बात करा। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेटिव ऑफ स्टेट भी हैं। क्या है, इंफॉर्मेटिव ऑफ स्टेट। स्टेट यानी अवस्था, किस अवस्था में हमारा सब्सटेंस है। जैसे सॉलिड के लिए हम S लगाते हैं, सॉलिड के लिए हम लगाते हैं S,
लिक्विड के लिए लगाते हैं L, गैस के लिए लगाते हैं G। ठीक है जी। उसके बाद सॉल्यूशन मेड बाय वाटर, सॉल्यूशन मेड बाय वाटर। ठीक है जी। तो यहां पर हम लगाते हैं एक्वस, एक्वस AQ। ठीक है, एक्वस दिखाते हैं इसको हम। इसके अलावा अगर ये केस अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं किसी एसिड का या बेस का विद वाटर, तो उसके आगे फिर हम क्या लगाते हैं, DIL, डाइल्यूटेड। तो यहां पर हम सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस विद वाटर, विद वाटर। तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, अभी समझाएंगे आगे, शायद चैप्टर नंबर 2 में आएगा इसके बारे में। तो यहां लगाते हैं डाइल्यूटेड। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस हम रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी पानी या किसी चीज के, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेटेड। तो सब्सटेंस इन रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म। तो रॉ फॉर्म में अगर हम सब्सटेंस को देख रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे हम कंसंट्रेटेड। ठीक है जी। तो कंसंट्रेटेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव किसके थे, इंफॉर्मेटिव थे हमारे स्टेट के। कुछ और भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कैटलिस्ट। क्या, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट कुछ केमिकल्स होते हैं, कैटलिस्ट कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल रिएक्शन की स्पीड को तेज करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, चने बनाते हैं, तो चने बनाते समय हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो जब बेकिंग सोडा डाला जाता है तो वो चने क्या होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे को समझ में आ रहा है कि कुछ केमिकल डालने से रिएक्शन तेज हो जाती है। इनको हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है, दीज आर द सब्सटेंस used to increase the speed of reaction। बड़ी क्लास में इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, कि इससे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो बढ़ जाता है। तो ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, 12th में पढ़ते हैं हम। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है हमारे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिनसे हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। जैसे कि एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम क्या लेते हैं, हम एक्चुअली में इथीन गैस है, ये क्या है, इथीन गैस। इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। यहाँ पर यूज करते हैं निकेल का, इसका निकेल मेटल का, निकेल मेटल, निकेल मेटल का यूज करते हैं। तो जब निकेल मेटल का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर निकेल जो है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि निकेल के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगी, होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निकेल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो यहां तक हमारे जो इंफॉर्मेटिव थे मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो अब कैटलिस्ट हमारे खत्म हो चुके, मतलब सारे जितने भी इंफॉर्मेटिव्स हैं वो हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है। बीच बीच में अगर कोई और आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा अगला जो फेज है, उस फेज में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उस फेज में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन को कैसे पहचाने की केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जल्दी से नोट डाउन करें इसको, फिर रब करते हैं इसको। चलिए रब कर दिया जाए, कर दे भाई, चलिए भाई। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आपको हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। हालांकि कोशिश करूंगा कि सभी चीजें कवर करूं उस चैप्टर की, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक या कोई चीज समझने से रह जाती है आपको
तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन कोई भी हो, किताब कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, क्वेश्चन आपका होगा, आंसर हमारा होगा। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई भी, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। अब मान लीजिए दूध से दही जम रही है, अब हम क्या इंतजार करके देखेंगे उसको कि देखो जम रही है, क्यों भाई। या मान लीजिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कलई के अंदर पानी मिलाया, तो हमें कैसे पता कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो रही है। ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, जिनको देखकर, जिनको पहचान कर हम ये महसूस कर सकते हैं, भाई राइटिंग में हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली में क्या केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, इस बात का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी किसकी, कि राइपिंग ऑफ फ्रूट में केमिकल रिएक्शन होती है। अब हमें कैसे पता कि राइपिंग ऑफ फ्रूट में केमिकल रिएक्शन हुई, कैसे पता लगा हमें। तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या हो रहा है, जब भी राइपिंग ऑफ फ्रूट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्या आपने देखा होगा, शुरुआत में कच्चा फल कड़वा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो मीठा हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या चीज फॉर्म हो रही है, सुक्रोज नाम का या फ्रक्टोज नाम का शुगर उसमें फॉर्म हो रहा है। तो कुछ ना कुछ नई चीज उसमें बन रही है। तो बहुत इसी प्रकार से, जैसे कि हम कलई लेते हैं, कलई यानी कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते हैं, कोई क्लाइम जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद हीट पैदा होती है, तो उस समय पता लगता है कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखूंगा जिससे आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कैसे पता लगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, मतलब हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। पहली पहचान है ये, पहली पहचान है, कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर बनना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने क्या करा, नमक में पानी घोल दिया, मतलब पानी और नमक का घोल बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अगर हम पानी को फिर से गर्म करते हैं, पानी को फिर से इवेपोरेट करते हैं, तो फिर से वही चीज वापस हमें मिल जाएगी, तो वहां कुछ नया तो बना नहीं। तो इसलिए कंडीशन पहली जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक की, नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक दिखा देते हैं नया सब्सटेंस बना के, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हमने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला। अब इसमें पानी डाल रहे थे तो ये गर्म नहीं हो रहा, इसमें पानी डालेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो नया बना है, कुछ ना कुछ तो नया बना है। ठीक है ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन हीट या टेम्परेचर। हीट या टेम्परेचर में चेंज आना, किसी चीज का गर्म हो जाना या किसी चीज का ठंडा हो जाना, वो भी इस बात का आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन में, कि अगर कहीं गर्माहट पैदा हो रही है या टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, तो उससे भी पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड स्लेक्ड लाइम, और साथ में निकलती है हीट। जाहिर सी बात है, हीट निकलेगी तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन हीट हम देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो है वो है चेंज इन कलर। तो ये बहुत सारी रिएक्शनों में हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है।
तो इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, अभी मैंने एक्वस का मतलब बताया था आपको, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर का होगा, कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ब्लू कलर का होगा ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। और जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे किससे, Fe से, Fe मतलब आयरन, किससे, आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा FeSO4 प्लस Cu। तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। FeSO4 क्या है, FeSO4 है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। और साथ में हमें कॉपर बाहर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉपर हमें बाहर मिल जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है जी। तो पहला था फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा था चेंज इन कलर। अब आगे आती हैं दो चीजें, आगे आती हैं दो चीजें, नोट कर लें जल्दी से, इसको रब करेंगे। चलिए रब कर दें। हाँ जी, तो अगला है हमारा टॉपिक। हाँ जी, चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो चौथे नंबर पर है हमारा, हाँ जी, चौथे नंबर पर हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर गैस फॉर्म हो रही है तो रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमने क्या लिया, एक एसिड लिया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैं सब सारे जितने भी कंपाउंड में लिख रहा हूं सभी को बनाना, सभी का नाम, सब चीजें बता दूंगा आगे। ठीक है, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पर गैस निकल रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो अभी केवल इस चीज को समझो, आगे सभी के नाम वगैरह सब बता दिए जाएंगे, कैसे नाम बनाते हैं किसी कंपाउंड का, वो सब बताया जाएगा। तो H2SO4 लिया हमने, H2SO4 में हमने क्या करा, किसी मेटल की रिएक्शन करा दी, जैसे हमने जिंक की मेटल की रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर हमारा बनेगा ZnSO4 और साथ में हमारा निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट। क्या निकलेगा यहाँ, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हमारी फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है जी। फिफ्थ और लास्ट, पांचवा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मींस प्रिसिपिटेट। ठीक है जी। तो रिएक्शन मैंने ऑलरेडी, जब मैंने पीपीटी समझाया था तब भी मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई थी, तो एक बार फिर से दिखा देता हूं यहाँ पर। तो रिएक्शन क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KnO3। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम देखें PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। ये क्या है, लेड आयोडाइड है। और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। और यही है येलो PPT। यही है, ये नीचे बैठ जाएगा कंटेनर के अंदर। जो भी आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, बीकर ले रहे हैं, उसमें ये नीचे बैठ जाएगा कुछ देर बाद रेस्ट करने के बाद। तो यहां तक हमने सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए, तो अब यहां तक हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन के
क्या क्या इंफॉर्मेटिव्स होते हैं, कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इंफॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेटिव मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव बताने की कोशिश करी थी। उसके बाद ये वाला सेक्शन था हमारा जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं कि कैसे कैसे पहचाने की केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हमारा अगला जो सेक्शन है वो है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। तो अब यहां पर है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये वो वाला टाइप नहीं है, अगर आप समझ रहे हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो वाला टाइप नहीं है। इसमें हम पहले बताएंगे आपको कि रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक अनबैलेंस रिएक्शन और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर दो कैटेगरी आती है आपकी, एक तो आती है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरी आती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो एक आती है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक आती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर समझे जरा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, AlCl3 प्लस NaOH गिव्स AlOH का होल थ्राइस और साथ में हमारे को मिल रहा है क्या, NaCl, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्लोरीन के 3 है, क्लोरीन का यहां पर एक ही है, क्लोरीन के यहां पर 3 है और क्लोरीन का यहां पर एक ही है। तो क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। तो एक्चुअली में रिएक्शन का पहला नीड क्या होता है, रिएक्शन का पहला नीड होता है कि वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, यानी जितने एलिमेंट्स हमारे किसमें है, रिएक्टेंट में है, उतने ही एलिमेंट हमारे किसमें होने चाहिए, कंपाउंड में होने चाहिए। रिएक्टेंट जितना है, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमारे प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो इस समय हम देख रहे हैं, इस समय हमारे रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंटों की संख्या अलग है, उधर एलिमेंटों की संख्या अलग है। इधर देखें जैसे OH 1 है, यहाँ पर OH 3 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस रिएक्शन है, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट फॉलोइंग। आप सीधी सीधी समझ सकते हो, जहां पर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्टों के नंबर में एलिमेंटों के नंबर अलग अलग हो या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अलग अलग हो, तो यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, हल्का सा, ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं। जैसे हमने क्या लिया, AlCl3, साथ में क्या लिया मैंने, NaOH। यहां पर सेम ही रिएक्शन ले रहा हूं मैं, AlOH का प्लस NaOH गिव्स AlOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। तो सेम ही रिएक्शन है अभी, यहां भी यही रिएक्शन है। यहां पर हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो नहीं हो रहा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा करेक्शन करना होगा। मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूं और यहाँ पर 3 लगा देता हूं। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर Al 1 है, यहाँ भी Al 1 है, Cl 3 है, यहाँ पर Cl 3 हो गए। उसके बाद Na 3 है, Na भी 3 हो गए, और OH के 3 है, OH के भी 3 हो गए। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। यानी इस प्रकार की रिएक्शन में जो बैलेंस रिएक्शन होती है, वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
विल बी फॉलो। दूसरी चीज, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब हम बात करते हैं कि चलो हमने ये तो करके दिखा दिया, लेकिन यहां पर मैंने करा कैसे ये। अब ये सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करा जाता है रिएक्शन को। ये तो बड़ा मैंने दिखा दिया करके कि इस तरीके से बैलेंस हो गई ये रिएक्शन, लेकिन आप कैसे सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन करो, देन फिर उसके बाद में आपको बैलेंसिंग सिखाता हूं। ठीक है जी, नोट कर लिया। चलिए तो आगे चलते हैं, बैलेंसिंग सीखते हैं। बहुत आसान है बैलेंसिंग। हाँ जी, तो कोशिश करी है कि पूरा चैप्टर कवर कर पाऊँ। ठीक है ना, तो वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास की रहेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इस चैप्टर में है और आपको अच्छे से पता होने चाहिए वो मैंने इसमें कवर करे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल रिएक्शन लेंगे एक दो, उसके बाद फिर हम थोड़ी हार्ड रिएक्शंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ली, अभी जैसे जो मैंने अभी रिएक्शन ली थी उसी रिएक्शन को चाहे तो हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, AlCl3 प्लस NaOH गिव्स AlOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। तो कुछ नहीं करना इसमें, क्रम वाइज चलना है। हमें क्रम वाइज कैसे चलेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ देखना Al क्या दोनों में बराबर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो हमें दिख रहा है कि Al बराबर है एकदम। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर क्या हमारा Cl बराबर है, मतलब पहले कंपाउंड को ही चेक करना है हमें। सबसे पहले Al बराबर है, Al एकदम बराबर है। उसके बाद Cl बराबर है, उधर Cl बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने Cl है दूसरी साइड में उतने ही Cl करने हैं। ठीक है ना, और कहीं दूसरी जगह भागना नहीं है, केवल यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है उसी करेक्शन को आगे लेते जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Cl के 3 करने के बाद Na के भी 3 हो गए। तो Na के 3 हो गए तो हमें क्या करना है, Na के यहाँ पर भी 3 कर देंगे। जब हमने Na के यहाँ 3 करे तो OH के अपने आप ही 3 हो गए। ठीक है ना, तो बड़ा ही आसान है रिएक्शन को बैलेंस करना। आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं, वैसे इसकी कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं। ठीक है ना, आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे Al है, Cl है, Na है और OH कलेक्टिवली ले लेंगे एक साथ। तो Al के रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, तो चाहो बना सकते हो। वैसे कोई ऐसी खास आवश्यकता इसकी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्टि करनी हो तो कर सकते हैं। जैसे Al का इधर 1 है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1-1 है। उसके बाद क्लोरीन के कितने हैं, 3 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। Na का रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, आपके 3 है। OH के इधर कितने हैं, 3, OH के इधर भी कितने हैं, 3। तो रिएक्शन एकदम बैलेंस है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। हमने एक रिएक्शन और ले ली है, AlCl3 प्लस Na2SO4। ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। और साथ में क्या है, सोडियम सल्फेट। तो जब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको अनबैलेंस रिएक्शन दी जाएगी पेपर में, बस आपको क्या करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, AlCl3 Na2SO4, साथ में हमें दो चीज मिलेंगी, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस साथ में NaCl।
ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है आपका, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले वही जैसा तरीका बताया था, पहला कंपाउंड पकड़ लीजिए। पहला कंपाउंड पकड़ लिया, एल के इधर कितने हैं, एक है, उधर कितने हैं, दो है। तो सबसे पहले करेक्शन करेंगे किसमें, इसमें। एल के दो कर दिए, बराबर कर दिया। अब सी एल के देखेंगे इधर कितने हैं, सी एल के इधर दो और मल्टीप्लाई बाई तीन, यानी 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे सी एल को बराबर करने के लिए, सी एल की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर एन ए के कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन एन ए के इधर कितने दे रखे हैं, एन ए के दे रखे हैं केवल 2। तो कैसे बराबर करें, 3 लगा दीजिए, 3 लगा दिया। 3 लगाती हम देखेंगे कि Na के कितने हो गए, Na के 6 हो गए, लेकिन SO4 के कितने हो गए, 3 हो गए। उधर SO4 के ऑलरेडी 3 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बहुत से लोगों को एक तरीका थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। एक मेथड और होता है आयन एक्सचेंज मेथड, वो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताऊंगा कैसे करते हैं उसको, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करिए इस तरीके को, फिर हम आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप पर। चलिए नोट कर लिया, बता दें, बता दिया जाए, चलिए बता देते हैं। तो बच्चों को कठिन लगती है थोड़ी केमिस्ट्री, बट इतना कठिन होती नहीं है, बहुत आसान होती है केमिस्ट्री समझने में। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक तरीके से समझेंगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग हमारी खत्म हो जाती है, बैलेंसिंग के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवी है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो टोटल 5 टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके सारी पढ़ते हैं, आसान तरीके से सारी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल मैं दे दूंगा सभी के। इसके बाद लास्ट में मैं एक सेक्शन कराऊंगा जिसमें मैं बहुत सारी रिएक्शंस कराऊंगा, 10-15 के करीब, वो इंपॉर्टेंट है काफी रिएक्शन, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, तो पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो सब्सटेंस मिल जाते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस विल बी फॉर्म, ठीक है जी। तो एक सिंगल सब्सटेंस इसमें बनेगा। जैसे कि इसमें हमने क्या करा, ए को जोड़ा बी के साथ तो बनेगा खाली सी, क्या बनेगा, खाली सी। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल है इसके पास। Mg + O2 गिव्स
CaO, क्या है ये? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को एक्चुअली में बर्न करा जाता है। मैग्नीशियम वायर को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है, जो कि क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो ये पहली रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक दो एग्जांपल और देता हूं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, CaO प्लस CO2 गिव्स Ca प्लस वाटर गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? क्विक लाइम है, क्विक लाइम। दूसरा है वाटर, तीसरा है कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने दिखाया कैल्शियम ऑक्साइड में हम मिलाते हैं पानी, तो साथ में क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में थोड़ी सी निकलती है हीट। ठीक है, तो काफी ज्यादा होती है वैसे हीट। आपने देखा भी होगा घरों में जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उससे पहले कुछ व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसमें क्या मिलाते हैं? हम पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाने के बाद जब देखते हैं तो उसको गर्म होने लगता है सब्सटेंस। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन भी है हमारे केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन नाम से ही समझ में आ रहा हुआ डीकम्पोजिशन क्या होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब किसी भी चीज को तोड़कर दो भाग में बदल देना, या दो से ज्यादा भाग में बदल देना। तो इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहा जाता है, यानी ब्रेक डाउन करना दो सब्सटेंस का, मतलब एक सब्सटेंस का दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में डीकम्पोज करना, तोड़ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, अगर हम जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर को जैसे हमें ये मारकर इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मतलब कोई भी स्टिक ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए, उसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको थोड़ा सा एनर्जी की आवश्यकता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ reaction, it is a kind of reaction in which a single substance splits splits into two or more substance। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन वैरायटी हो सकती है। पहला है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, यहां पर एनर्जी कौन सी यूज होती है? एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी यूज होती है कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया, बिजली। दूसरे नंबर पर डीकम्पोजिशन बाय हीट, डीकम्पोजिशन बाय हीट।
तो हीट से जब डीकम्पोजिशन करा जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एनर्जी जो यूज होती है हीट। उसके बाद तीसरा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये किसके द्वारा किया जाता है, और यहाँ लिखना रह गया, यहाँ पर आता है डीकम्पोजिशन बाई लाइट। तो लाइट के द्वारा अगर डीकम्पोजिशन कर रहे हैं हम तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो होता है उसमें एनर्जी कौन सी यूज होती है, एनर्जी इसमें यूज होती है आपका लाइट। ठीक है जी। तो अभी सबके एक एक एग्जांपल दूंगा मैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप। ठीक है भाई, तो रब करते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द डीकम्पोजिशन, डिफरेंट काइंड ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हमने देखा भी होगा बहुत सारे जगहों पर ऑक्सीजन के मेकिंग प्लांट लगे हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं जगह जगह पर, जिससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सिंपल वाटर से किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, साथ में थोड़ा सा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हल्का सा एसिड मिलाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्रिएट हो सके। तो इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो यहाँ पर बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, और साथ में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से टर्मिनल पर कौन सी गैस निकलेगी, तो मैं समझा दूंगा आपको। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका जरा सेटअप समझाते हैं। सेटअप कैसा है इसका, सेटअप में पानी भरा होता है कंटेनर में, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड वाटर में लगाए जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर साथ में कुछ गैस चैम्बर लगाए जाते हैं जिसमें गैस कलेक्ट हो सके। कुछ गैस चैम्बर यहाँ पर इस तरीके से लगाए जाएंगे। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो जैसे ही यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी,
यहाँ पर जैसे स्प्लिटिंग होगी तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। तो जो कैटायन नेचर का है, यानी जो H प्लस है कैटायन नेचर का, वो जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जो एनायन नेचर का है यानी जो ऑक्सीजन है वो जाएगा किसकी तरफ, आपका एनोड की तरफ। यानी कुल मिला के एनोड पर हमें मिलेगी क्या, ऑक्सीजन यानी O2, और कैथोड पे हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोजन H2 गैस। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि कैसे होता है ये। इसी प्रकार से हम देखेंगे एक रिएक्शन और है, NaCl मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट मतलब इसको गर्म करना है, क्या करना है, गर्म करना है, कितने डिग्री पर, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 1400 डिग्री पर हम गर्म करेंगे इसको, गर्म करने के बाद हमें Na और Cl मिलेगा, NaCl मिलेगा, सेम वही चीज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी एनायन है, तो ये किस पर मिलेगा हमें, एनोड पर मिलेगा, और ये कैटायन नेचर का तो ये किस पर मिलेगा, कैथोड पर। ठीक है भाई, तो ये डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल थे। दूसरे नंबर पर हम आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें हमें हीट अप्लाई करनी होती है, क्या, इसमें हमें हीट अप्लाई करनी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हीट लगेगी। तो यहाँ पर ले लिया हमने एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें दो चीज मिलेंगी, एक तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम है, क्विक लाइम, और साथ में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल था किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि FeSO4, ये अभी मैं आगे भी लिखवाऊंगा इस रिएक्शन को, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट। तो यहाँ पर हमें मिलता है फेरस सल्फेट में Fe2O3 प्लस, साथ में हमें मिलता है SO2 प्लस SO3। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी आगे मैं जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाऊंगा उसमें भी इसके बारे में जिक्र करूंगा मैं। तो FeSO4 और डिकम्पोज हुआ किसमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जल्दी से नोट करें इसको, चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, तो बहुत आसान है इसको समझना। इसमें क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव रिएक्शन को, मतलब एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप घर में बैठे हुए हैं कहीं, ठीक है ना, आप घर में बैठे हुए हैं कहीं किसी कुर्सी पर, कोई घर का बड़ा आता है,
तो जाहिर सी बात है आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, या तो राजी राजी छोड़ेंगे या गैर राजी छोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आपको कुर्सी पर से हटना पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो आकर उस कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक है, या तो आकर सीधे बैठ जाएंगे, आप जगह छोड़ देंगे, नहीं तो एक थप्पड़ खाने के बाद छोड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो तगड़े होते हैं एकदम बढ़िया, और जो लो रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको बेचारों को कुर्सी छोड़नी पड़ती है हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसों के लिए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज मैं अभी इस पर लगा दूंगा, यहाँ देख लेंगे आप। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन a highly reactive substance displaces a low reactive substance from their compound, ठीक है ना। बनाने को तो मैं बना देता है यहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज, थोड़ा समय ज्यादा लगता है इसलिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को वहां लगा दिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो अपर वाले एलिमेंट है, अपर वाले एलिमेंट जो है, तो वो अपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंटों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले एलिमेंट अपर वाले एलिमेंटों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है ना। टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, Na प्लस ZnSO4 gives Na2SO4 प्लस Zn। तो यहां पर क्या था, एक जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट था, और यहां पर ये क्या था, सोडियम था, ठीक है ना। यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा इसका हमें। तो एक्वस सॉल्यूशन में इसको हम डालेंगे, तो यहाँ पर हमें जिंक बाहर मिल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे एक रिएक्शन और है, Fe प्लस CuSO4 एक्वस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब डालेंगे इसमें, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये भी किसमें मिलेगा हमें, एक्वस स्टेट में मिलेगा, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। हम बात कर रहे हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है, केवल आयन पलट जाते हैं, क्या, आयन पलट जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन में क्या होता है, इस प्रकार की रिएक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, the exchange of ion takes place। तो आयन का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं शादी बारात में जा रहे हैं, आपका एक दोस्त है वो भी शादी बारात में जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, भाई मुझे कोट चाहिए, एक दिन के लिए मुझे अपना कोट दे दो। तो क्या, ठीक है हम दे देंगे, आपके पास जो आईफोन है वो हमें एक दिन के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा चीज़ों का। तो जो एक्सचेंज होगा चीज़ों का,
ठीक है ना। हालांकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन या चीजों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम दिखाएं यहाँ पर अभी, जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे हम ले लेंगे एक एग्जांपल CuSO4 प्लस AlCl3। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर क्या है, AlCl3 है। तो AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CuCl2 साथ में Al2SO4 का होल थ्राइस। मुझे पता है कैसे बनेगा, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। कैसे बैलेंसिंग करनी है, इधर देखें, अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे बैलेंस करा मैंने। तो जैसे यहाँ पर हम देखें Cu का एक है, Cu का यहाँ भी एक है, Cl के 3 है, या Cl के 2 है, तो बराबर कैसे करें, इधर 3 लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cu का एक था, ठीक है, Cu का एक था, Cu के अब यहाँ 3 हो गए, तो Cu के 3 हो गए तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो जब Cu के यहाँ 3 हो गए, SO4 के भी 3 हो गए, SO4 के उधर 3 ऑलरेडी हैं, Al के यहाँ 2 ऑलरेडी हैं। ठीक है ना। तो ये तो मुझे पता था कैसे करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। इन दोनों के नाम है कॉपर क्लोराइड और यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है भाई, तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट करें, फिर हम एक्चुअली में सिखाते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे सॉल्व की जाती है। हाँ जी, तो अब हम सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बैलेंस करना। तो हम सेम ही रिएक्शन लेते हैं, हमने लिया है कॉपर सल्फेट और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, ये अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने सबसे पहले इस प्रकार की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कैटायंस और एनायंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैंने लिस्ट यहाँ लगा दी है, आप देख सकते हैं कैटायंस और एनायंस की जो लिस्ट है वो मैंने लगा दी है सारी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर जो है, कॉपर पर जो चार्ज होता है वो 2+ का चार्ज होता है, SO4 पर जो चार्ज होता है वो 2- का चार्ज होता है, Al पर 3+ का चार्ज होता है, और Cl पर यानी क्लोरीन पर, क्लोराइड आयन पर माइनस का चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखे तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। तो अब करना क्या है, इन सभी को लेबल कर देंगे हम C1 A1 यानी कैटायन 1 और एनायन 1, ऐसे यहाँ पर कैटायन 2 और एनायन 2। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें दो चीजें मिलनी चाहिए, कैटायन 1 को एनायन 2 के साथ जोड़ना है और एनायन 1 को कैटायन 2 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा C1A2 प्लस C2A1, यानी कैटायन 1 एनायन 2 के साथ जोड़ाएगा और कैटायन 2 एनायन 1 के साथ जोड़ाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो कॉलम बना लेंगे हम, यहाँ पर दो कॉलम बना लेंगे, नीचे का मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं दो, एक बना लेते हैं कैटायन 1 एनायन 2 का कॉलम और एक बना लेते हैं कैटायन 2 एनायन 1 का कॉलम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कैटायन 1 और एनायन 2 है उसको नोट डाउन कर लेंगे, Cu और 3Cl माइनस Cu2 प्लस। और यहाँ पर अगर हम देखें इस कॉलम में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर Al3+ और इधर क्या आएगा, SO4 2- आएगा।
अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, केवल चार्ज को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। तो यहाँ पर हम चार्ज देखें तो 3 इंटू माइनस, तो 3 माइनस चार्ज आ रहा है। यहाँ पर अगर हम चार्ज को देखें तो यहाँ पर चार्ज आ रहा है हमारा 2 प्लस का। अब हमें दोनों तरफ का चार्ज बराबर करना है, तो चार्ज को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 की और इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 की। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो चार्ज आएगा 6 माइनस, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो चार्ज आएगा यहाँ पर 6 प्लस। अब 6 प्लस 6 माइनस से कट जाएगा तो हमारा जो चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो आएगा आपका 3Cu2 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6Cl माइनस। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ चार्ज हमारा कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 6 प्लस, इधर आ रहा है हमारा 6 माइनस। तो चार्ज कैंसिल हो गया, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 3Cu और 6Cl। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा हमारा क्या, CuCl2, यानी पहला प्रोडक्ट हमारा निकल आया। पहला प्रोडक्ट है हमारा 3CuCl2। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जिन जिन की मल्टीप्लाई हमने करी है वो मल्टीप्लाई हमें पूरे कंपाउंड में करनी है। जैसे यहाँ पर हमने Cu में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हम करेंगे ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमने Cl में 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो पूरे कंपाउंड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यही मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी है। अब होगा क्या कि जब हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर 2 की, तो Al में 2 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है, C का हम इस्तेमाल ऑलरेडी, क्लोरीन का हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई करी है वो हम इसमें भी लिखेंगे। जैसे कि Al में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ पर SO4 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी थी तो वो मल्टीप्लाई हम यहाँ भी लिखेंगे। तो बस अब यहाँ पर फिर से वही करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज हम देखें अगर, तो चार्ज आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस, 2 3 जा 6 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस। तो चार्ज कैंसिल आउट हो गए। फाइनल हमारे को क्या मिला, यहाँ पर मिला हमें Al का 2 प्लस, Al का 2 और साथ में SO4 का 3। अब कुछ कॉमन आ नहीं सकता इसमें से, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी नीचे ही लगा देंगे इनके। यानी फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो थोड़ा कठिन मेथड है, इसको आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयन एक्सचेंज मेथड। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे अगर आपको प्रोडक्ट ना भी पता हो तो आपको प्रोडक्ट पता चल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीधे सीधे यहाँ पर हम देखें तो हमने कुछ नहीं करा, केवल आयनों को एक्सचेंज कर दिया, उनके चार्जों को बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, वो है 3CuCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। अब जरा चेक करते हैं कि क्या दोनों तरफ हमारी चीज एकदम बराबर है। बिल्कुल बराबर है। कॉपर के 3 है यहाँ पर, कॉपर के यहाँ भी 3 है, SO4 के यहाँ पर 3 है, SO4 के यहाँ भी 3 है, Al के यहाँ पर 2 है, Al के यहाँ भी 2 है, और क्लोरीन के क्लोरीन के 3 2 जा 6 है, और क्लोरीन के यहाँ भी 3 2 जा 6 है। तो ये रिएक्शन हमारी एकदम बैलेंस हो चुकी है। तो सभी इसको नोट डाउन करें या स्नैपशॉट ले लें इसका पूरा। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन पर चलते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये एक स्पेशल प्रकार की रिएक्शन है
जिसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रेड और दूसरा होता है ऑक्स, यानी लाल बेल। लाल बेल नहीं मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं दोनों। तो क्या है रिडक्शन और क्या है ऑक्सीडेशन, जरा जानते हैं। तो पहली चीज है, फर्स्ट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। या दूसरी चीज, कहीं पर भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, रिडक्शन के नाम से। या कहीं पर भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हम रिडक्शन प्रोसेस। इसके अपोजिट, अगर कहीं पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। कहीं पर भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो अभी इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और कहीं पर भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ से हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो कहीं से तो निकलेगा हाइड्रोजन, या एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगा बाहर तो कहीं से तो जाकर ऐड होगा। तो एक ही रिएक्शन में काम होता है, जब एक तरफ से ऑक्सीजन निकलता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जुड़ता है, या एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता है दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन को रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, कहीं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहीं दूसरी तरफ पर जाकर वो मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम, इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीनों के टर्म में मैं एक एक रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला है इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन दिखा रहे हैं हम, जैसे कार्बन हमने लिया, कार्बन में हमने ऑक्सीजन को ऐड करा और बन गया हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से अगर हम देखें तो कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहां पर क्या बन गया आपका, यहां पर बन गया आपका, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन पहले इंडिपेंडेंट थी, अब वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, तो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यानी इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। ठीक है जी, रिडक्शन बोला जाएगा। और भी देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें, जैसे हमने लिया CO2 प्लस सल्फर, CO2 प्लस सल्फर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, SO2 प्लस कार्बन। तो सिंपल सा अगर यहां देखें तो कार्बन के पास ऑक्सीजन थी पहले, अब कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं रही, यानी कुल मिलाकर कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो यानी यहां पर हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन। क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है आपका, रिडक्शन है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन है, जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है जी, तो यानी दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रही है, इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोलेंगे
रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरी रिएक्शन का नाम क्या है? रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें दोनों ही हमारे पार्ट आ रहे हैं, रिडक्शन भी आ रहा है और ऑक्सीडेशन भी आ रहा है। तो ये किसके टर्म में था? इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के टर्म में और देख लेते हैं जरा एक बार। हाइड्रोजन के टर्म में देख लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन देख रहा हूं मैं, एक रिएक्शन है N2 प्लस S2। यहां पर क्या बनना है आपका? 2NH3। यहां पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन नहीं थी पहले, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन का अपना खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? जैसे एक चीज और दिखा देते हैं, एक रिएक्शन और है। जैसे हमने लिया NH3 और साथ में इसमें हमने जोड़ दिया क्या? सल्फर। क्या जोड़ दिया? सल्फर। यहां पर क्या बन गया आपका? H2S प्लस N2। तो जरा इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 और 2। ठीक है जी। तो यहां पर हमने इसको बैलेंस कर दिया है। यहां पर अगर देखें हम, नाइट्रोजन पे पहले हाइड्रोजन थी, अब नाइट्रोजन पे से हाइड्रोजन निकल चुकी है। नाइट्रोजन पे से हाइड्रोजन निकल चुकी है, खत्म हो गई, हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन के पास। यहाँ पर इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और सल्फर था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक शॉर्टकट तरीका तो ये है कि जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालकर किसी दूसरे को दे, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालकर किसी को प्रोवाइड करे, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। ऑक्सीजन प्रोवाइडर यानी जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। दूसरा कौन होता है? जो ऑक्सीजन को खींचता है या निकालता है बाहर, यानी ऑक्सीजन रिमूवर। ऑक्सीजन रिमूवर, ऑक्सीजन रिमूवर यानी जो ऑक्सीजन को निकालेगा। ठीक है ना? जो ऑक्सीजन को निकालेगा, यानी जिसने ऑक्सीजन को निकाला है उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा है वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे इधर अगर हम देखें तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पर रिडक्शन हुआ है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन के टर्म में हम देखें, हाइड्रोजन के टर्म में हम देखें तो अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है, यानी हाइड्रोजन किसने रिमूव कराई है? हाइड्रोजन किसने रिमूव कराई है अपने अंदर से? तो हाइड्रोजन NH3 ने रिमूव कराई है। तो यानी उसका क्या हुआ था? पहले ऑक्सीडेशन हुआ था। जहां हाइड्रोजन निकलती है, जहां पर हाइड्रोजन निकलती है वहां पर क्या होता है? वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इस शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है क्या? आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चाहे इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन हो या इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन हो, किसी के भी टर्म में हो, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके कुछ एप्लीकेशन हमें पढ़ने आ गए।
चलिए रब कर दें। चलिए तो अब बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन मेन तौर पर दो जगहों पर देखी जाती है। एक तो मेटल्स में मोस्टली देखी जाती है और दूसरा ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस में। तो दो एप्लीकेशन है हमारे किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशन है, यानी कहां पर ये अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशन है कोरोजन और दूसरा एप्लीकेशन है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तो दो अलग अलग प्रोसेस है, होता दोनों में इस्तेमाल क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही है। एक में एक को कोरोजन कहते हैं, एक को रेंसिडिटी कहते हैं। तो कोरोजन और रेंसिडिटी पहले समझते हैं, इनकी डिफाइन लिख लेते हैं जरा क्या है। तो पहला है, जब भी हमने देखा होगा नॉर्मली कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मेटल्स होती हैं, तो उन मेटल्स में हमने एक समस्या देखी है रस्टिंग की। जैसे कि हम बात करें कॉपर की, कॉपर पर हरे रंग की रस्ट जम जाती है, या आयरन है, आयरन आयरन पर ब्राउन कलर की रस्ट जम जाती है, सिल्वर है हमारा काला पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो मेटल्स हैं हमारे, उन पर एक लेयर चढ़ जाती है जिस जो कि उस पर्टिकुलर मेटल को खराब कर देती है। तो पहली इसकी जो डिफाइन है, डिफाइन क्या लिख सकते हैं, डिकेइंग प्रोसेस of metals due to the redox reaction is called corrosion। ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन के कारण किसी मटेरियल का डिके होना, मेटल का डिके होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर डिके नहीं होता, मटेरियल खराब हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, हम उनको 2-3 दिन के लिए उनको खुला छोड़ देते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट तो बेकार हो जाते हैं, उनमें फाउल स्मेल आने लगती है। ठीक है ना। या काफी दिनों तक हम कोई खाने पीने की चीज को रखते हैं जिसमें फैट या ऑयल कुछ ऐसी चीज हो, तो वो धीरे धीरे स्पॉइल होने लगता है, उसमें फाउल स्मेल आने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है, स्पॉइलिंग ऑफ एनी food item by the action of redox reaction is called रेंसिडिटी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। इट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर केवल ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट है। ओनली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। आपने देखा भी होगा नॉर्मली हर फूड आइटम्स के पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो एक्सपायरी का मतलब वो खराब नहीं हो रहा है, एक्सपायरी का मतलब है वो रेंसिड हो रहा है, यानी उसमें रेंसिडिटी काम कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, चीजें ऑक्सीडाइज होने लगती हैं और उनके अंदर टॉक्सिन्स बनना पैदा हो जाते हैं, मतलब टॉक्सिन्स उनमें क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इसलिए उनको एक पर्टिकुलर समय अंतराल तक ही खाना चाहिए, उसके बाद उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो फाउल स्मेल देने लगते हैं और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं, जो कि जहरीले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट दो चीजों की, ऑक्सीजन और वाटर की है। यहाँ पर ऑक्सीजन केवल रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ही है।
हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे इनके प्रिवेंशन मेथड कि इनको हम कैसे सही कर सकते हैं प्रिवेंशन मेथड से। तो जैसे कि हम पहला देखें, जब कोरोजन होता है तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। नंबर 1, टिंटिंग हम कर सकते हैं, टिंटिंग बाय ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट से हम पेंट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को। दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर हम हमारा जो भी आर्टिकल है आयरन का या कॉपर का है जिसका भी, तो उसको हम ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखें तो हम इसमें एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, इसमें एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन, या जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें रेंसिडिटी में, तो रेंसिडिटी में हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचने के लिए तो सबसे पहले यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो नॉर्मली हमने सुना होगा कि ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीजन के पाथ को डाइवर्ट कर देते हैं। यानी कुल मिला के अब ऑक्सीजन उस चीज को खराब नहीं करेगी, एंटीऑक्सीडेंट से जाकर लड़ने में व्यस्त हो जाएगी। तो यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो नंबर 2 पर है हमारा यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग, प्रिजर्वेटिव भी कुछ केमिकल होते हैं, ये केमिकल किसी भी चीज को स्पॉइल होने से बचाते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम बेंजोनाइड करके पाउडर आता है व्हाइट कलर का, जो बेसिकली बहुत सारी चीजों में जो ईटेबल प्रोडक्ट है उनके अंदर डाला जाता है। जैसे घर में अचार बनता तो एक पाउडर आता है व्हाइट कलर का, उसको डाल देते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारा जो अचार है काफी लंबे समय तक पिकल जो हमारा खराब नहीं होता। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे प्रिजर्वेटिव, ठीक है नहीं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव में बहुत सारी अलग चीजें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे कि शुगर इस्तेमाल हो सकता है, सॉल्ट इस्तेमाल हो सकता है, एसिड इस्तेमाल हो सकता है, या केमिकल, कोई भी केमिकल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर यूज ऑफ इनर्ट गैस। तो आपने नॉर्मली जितने भी क्रैकर्स या ये खाए होंगे, क्या कहते हैं, जितने भी चिप्स वगैरह ये खाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये गैस भरी होती है अंदर, नाइट्रोजन गैस, जो कि उसको स्पॉइल होने से बचाती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इनर्ट नेचर की गैसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। अब एक चीज हमें पता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो किसके माध्यम से रही है, ऑक्सीजन प्रोसेस जो हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो ऑक्सीजन के माध्यम से हो रही है। अब अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें, तो शायद ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो एक नया मेथड है, और इस मेथड में बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट किया जाता है। नॉर्मली जो फ्लैश या मीट की पैकिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। तो वहां पर क्या करते हैं, जितना भी ऑक्सीजन होता है पैकेट से बाहर निकाल देते हैं, किसी प्रकार का कोई एयर या किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन अंदर रहती ही नहीं है। तो जब ऑक्सीजन अंदर रहेगी ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे। तो एक मेथड और है, चौथा मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग, तो इस वैक्यूम पैकेजिंग से क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा पैकेट होता है उसकी सारी हवा बाहर निकाल लेते हैं और टोटली वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं पैकेट के अंदर। तो वहां पर किसी प्रकार का कोई स्पॉलेज या किसी प्रकार की कोई रेंसिडिटी वहां नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर
खत्म हो जाता है। खत्म तो वैसे नहीं है अभी इसके अलावा मैंने कुछ रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने यहाँ पर कवर करी है। तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो को, ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है तो इसलिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, तो वहाँ चाहें तो उसमें सारी रिएक्शन आप देख सकते हैं। और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने एक जगह कंसोलिडेट कर दी है पूरी। तो उस वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आएगी अभी, तो उसको जरूर देखना, ठीक है ना। और बाकी कोई भी समस्या है तो उसकी को आप कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से, और क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है भाई, धन्यवाद।